इजरायल हमास युद्ध में आज की सबसे बड़ी खबर है युद्ध विराम। लेकिन इसी युद्ध विराम में क्या नाहल का इंतकाम, गाजा में विध्वंसक अंजाम, तमाम बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए आपको बता दूं इस वक्त प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और युद्ध विराम को लेकर हकीकत आपको दिखाएंगे, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे मेरे सहयोगी विपिन चौबे। थोड़ी देर में विपिन भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन 49 दिन बाद युद्ध के मैदान में बम और गोलों का शोर तो थम गया है। गाजा में शांति है लेकिन तनाव बरकरार है। सवाल भी बरकरार है कि क्या 4 दिन का युद्ध विराम जारी रहेगा या ये बीच में ही टूट जाएगा। सवाल इसलिए क्योंकि आज सुबह जब युद्ध विराम शुरू हुआ उसके 15 मिनट बाद ही गोलीबारी भी हुई। इजरायल अब तक मिलिट्री ऑपरेशंस में 40 खरब रुपए खर्च कर चुका है। इजरायली रक्षा मंत्री का कहना है कि यह युद्ध 2 महीने तक चलेगा। युद्ध लेबनान बॉर्डर पर भी भड़कने की आशंका है क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह ने आज इजरायल पर भीषण हमले को सीज फायर शुरू हो चुका है। लेकिन सीज फायर के बावजूद भी आईडीएफ गाजा पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहती। इसलिए इजरायली सेना की सबसे खूंखार और जाबाज ब्रिगेड अब नाहल ब्रिगेड को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीज फायर के 4 दिन में नाहल ब्रिगेड बड़ी भूमिका निभाने वाली है और इस ब्रिगेड को गाजा की सबसे अहम जगहों पर तैनात किया जा रहा है। जहां जहां गड़बड़ी की आशंका वहां वहां नाहल ब्रिगेड की तैनाती, नाहल ब्रिगेड की कॉम्बैट टीम्स की तैनाती को लेकर ही ये सबसे बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें आईडीएफ की नाहल ब्रिगेड ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस को लीड किया है। अब जब 4 दिन का सीज फायर हो रहा है तब भी उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो नाहल ब्रिगेड की कॉम्बैट टीम की तैनाती और ये तैनाती सीज फायर के दौरान की जा रही है। नाहल ब्रिगेड को गड़बड़ी मिलने पर एक्शन लेने की ये छूट दे दी गई है। सीज फायर के बाद भी अगर हमास के लड़ाके अटैक करते हैं तो नाहल ब्रिगेड मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। आपको बता दें नाहल ब्रिगेड ने ही जबालिया कैंप में दर्जनों सुरंगों को नेस्तनाबूद किया, दर्जनों हमास लड़ाकों को मार गिराया। 4 दिन के अल्प युद्ध विराम में भी नाहल ब्रिगेड का हिंसक रूप देखने को मिल सकता है क्योंकि जहां जहां गड़बड़ी की आशंका है वहां हमास पर नजर रखने के लिए नाहल ब्रिगेड की तैनाती की गई है। नाहल ब्रिगेड आखिर है क्या? नाहल ब्रिगेड किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस को लीड करती आई है, किस तरीके से ये बड़ी भूमिका युद्ध के इस हालात में निभाती आई है। जबालिया कैंप के दौरान इनकी बड़ी भूमिका रही है। नाहल ब्रिगेड ने गाजा में किस तरह इजरायली सेना का काम आसान किया है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उस आधार पर जानना और समझना जरूरी है जहां जबालिया कैंप से हमास का सफाया किया गया। कैंप के आसपास हमास के तैनात हथियारों को भी तबाह करने में ये कामयाब रही। सुरंगों के जाल का इन्होंने पता लगाया, इन्हें नेस्तनाबूद करने में कामयाबी हासिल की। इन्फेंट्री ब्रिगेड ने ग्राउंड ऑपरेशंस में बड़ी मदद की और यही वजह है कि आज नाहल ब्रिगेड की चर्चा की जा रही है। नाहल ब्रिगेड वो ब्रिगेड जो युद्ध विराम के दौरान अब ग्राउंड ऑपरेशंस पर नजर रख रही है और हमास की किसी भी हलचल को नाकाम करने के लिए अब हो गई है तैनात। आपको हम बताते हैं इजरायली सेना की नाहल ब्रिगेड आखिर इतनी खूंखार क्यों मानी जाती है। आईडीएफ की सबसे खूंखार इन्फेंट्री ब्रिगेड नाहल है। 4 बटालियन नाहल ब्रिगेड को मारक है। 1982 के बाद हर बड़े ऑपरेशंस पे इसने हिस्सा लिया है, खासकर लेबनान वॉर के दौरान और गाजा पट्टी पर इससे पहले भी लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, तब भी समायरा के साथ साथ जुदाया में भी इसने ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। और ये भी बता दूं कि जंग के बीच खुफिया इनपुट जुटाने में जिस तरीके से नाहल ब्रिगेड माहिर रही है, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है सुधाकर सर कि आखिर युद्ध विराम के दौरान भी इजरायल अगर नाहल ब्रिगेड को तैनात करता है तो ये क्या साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा कि हमास की हर हलचल से वाकिफ है इजरायल? मुझे लगता है सुधाकर सर इस वक्त एक कॉल लाइन पर बिजी है, इसलिए प्रोफेसर अमिताभ आप भी इस पर जरा जानकारी हमारे दर्शकों को दें कि आखिर इस तरीके से जब युद्ध विराम होता है तो इसकी जब प्रक्रिया शुरू होती है उस दौरान हो रहे हमले और साथ ही नाहल ब्रिगेड की तैनाती, क्या इजरायल को अभी भी हमास पर पूरी तरीके से शक? देखिए, दोनों तरफ के इमोशंस बहुत हाई हैं और मुझे लगता है ये जो 4 दिनों का ये एक युद्ध विराम है उसमें आप देखेंगे कई उतार चढ़ाव आएंगे। हर घंटे हर 15 मिनट पर कोई ना कोई एक उतार चढ़ाव आएगा और जिस तरह की शर्तें रखी गई हैं, जैसे आप ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकते हैं 6 घंटे में, अगर उस समय ड्रोन स्पॉट हुआ तो क्या होगा। और ऐसे में जितनी भी प्रोफेशनल आर्मीज हैं वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमी पर नजर रखें और उस समय क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, अगर कोई हताहत हुआ, चाहे वो गजा के हमास हो या इजरायली डिफेंस फोर्स के हों, तो इसके
खत्म होने के आसार बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है इन सब के बीच कि कम से कम एक समझौता हुआ है कि बंधकों को छोड़ेंगे, और उन बंधकों को छोड़ने के लिए नहीं सिर्फ इंसानियत के तौर पर बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि इस समय ह्यूमैनिटेरियन जो एड्स आने वाले हैं वो कितने आते हैं और गजा में कितनी नॉर्मलसी इन 4 दिनों में होती है। अगर आप कैलकुलेट भी करें, अगर रोज वो 10 छोड़ेंगे तो आने वाले करीब 21 दिन या 3 सप्ताह ऐसे होंगे जब हो सकता है युद्ध रुक जाए। और यही नहीं, युद्ध रुकेगा और अब तक 6 सप्ताह से सर बड़ी बात आपने कह दी, हो सकता है युद्ध रुक जाए, लेकिन उससे पहले 4 दिन के इस युद्ध विराम को देखते हुए सुधाकर सर मेरा सवाल आपसे ये था, क्योंकि आईडीएफ जिस तरीके से इस दौरान भी नाहल ब्रिगेड की डिप्लॉयमेंट कर रहा है, जाहिर सी बात है हमास इससे वाकिफ होगा। सुरभि, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया। जहाँ तक आपकी सवाल है, मेरे अंदाज के मुताबिक ये सीज फायर एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो कन्वेंशनल फोर्सेस जब लड़ाई करते हैं उसके साथ ताल्लुक रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा लड़ाई है, एक तरफ इजराइल का आईडीएफ है जो कन्वेंशनल आर्मी है और दूसरे तरफ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। राइट। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक हाइब्रिड, या आप मान के चलिए आज के दिन में ग्रे जोन बैटल का जो रिसोर्सेस है उसको माना जाता है। सो इस पे सबसे पहला जो तालमेल, यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन है, नंबर 1। नंबर 2, सीज फायर जब आप कहते हैं तो एक कंपैटिबिलिटी, 2 इक्वल पावर्स विल हैव अ इफेक्टिव सीज फायर। लेकिन यहाँ पे आईडीएफ एक सुपर पावर के बराबर है मिडिल ईस्ट में, और उसके खिलाफ 30,000 का है हमास, also supported by Hezbollah and supported by Houthis, and ईरान इसके पीछे बैठा हुआ है, इन सबको प्रॉक्सी की तरह यूज कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ सुरभि, आपके सवाल की जो जवाब है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, सीज फायर, ट्रूस, ये लड़ाई छुटपुट चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक समतल लेवल पे इक्वल पैरिटी के मुताबिक कोई रिसोर्सेस नहीं लड़ रहे हैं। ये एक इनइक्वल रिसोर्सेस, अनकम्पैटिबल काइंड ऑफ रिसोर्सेस, एक बड़ा फोर्स है, एक छोटा फोर्स है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कहां पे गोली फायर करेगा कोई कह नहीं सकता है। इसीलिए सबसे बड़ी चीज है जो मेरे को पैलेस साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, एक शुरुआत हुई है एक शांति के लिए। कम से कम शुरुआत हुई तो इस शुरुआत के मायने आखिर इजराइल के लिए क्या है और हमास के लिए क्या है। और अब से थोड़ी देर पहले एक और बड़ी खबर आई गाजा से, जहां सीज फायर पर जिसका डर था वो सच साबित होता दिख रहा है। बस 15 मिनट में युद्ध विराम टूटने की खबर है। इजरायली मीडिया की तरफ से इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि गाजा में अब रॉकेट सायरन बज रहे हैं। सीज फायर ऐलान के 15 मिनट बाद ही ये सायरन बजने लगे। आज से सीज फायर शुरू हुआ है। पहले दिन इजराइल के 13 बंधकों को छोड़ा जाना है, लेकिन उससे पहले युद्ध विराम टूटने की भी अब खबरें आ रही हैं। एक्सपर्ट्स जो चर्चा कर रहे थे उस लिहाज से अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको ये बताते हैं कि सीज फायर कैसे हमास के साथ साथ इजराइल के लिए भी एक मौके की तरह है, और दोनों पक्ष इस मौके को पूरी तरीके से क्या भुनाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगी प्रोफेसर मेहताब आप मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ सबसे पहले मौके के तौर पर अगर हमास की बात करें तो फिर से संगठित होने की कोशिश इसे क्या माना जाए, और इजराइल के तौर पर अगर बात को समझे तो सैन्य पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होंगे। आपका टेक इस पर। देखिए, हर सीज फायर को ये माना जाता है कि किसी न किसी तरह से आइदर और फोर्सेस संगठित होंगी, और ये कई बार ऐसा होता भी आया है। अगर आप देखेंगी जितने भी सीज फायर हुए हैं उसमें हमेशा एक दूसरी पार्टी एक दूसरे को एलिगेशन लगाती है कि आपने अपने आप को संगठित किया, ऑर्गेनाइज किया, और जितने रिक्रूट्स थे उनको पूरी तरह से ट्रेन करके बताया कि अब नेक्स्ट मूव क्या करना है। और इसी में वायलेशंस की भी चिंताएं बढ़ जाती है। अगर 4 पॉइंट्स है इसमें सर, जो बात आप कह रहे हैं उसमें आगे भी जिक्र है। मैं चाहूंगी अगले पॉइंट पर आ पाए, क्योंकि फिर से संगठित करने की तो बात करी, लेकिन हमास टॉप कमांडर्स करेंगे रणनीतिक पोजीशंस की तलाश, जबकि इजराइल के तौर पर अगर बात को समझे तो खतरा होने पर एक्शन लेने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। तीसरा पॉइंट, जहां बड़े नेता सेफ हाउस में छिपने की तो कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इजराइल इन हालात पर नजर करते हुए कैसे अब अपनी स्पेशल एलीट फोर्सेस को तैनात कर रहा है उस बारे में हमने रिपोर्ट दिखाई। लेकिन हमास के इस हार्टलैंड की मैपिंग भी क्या इस दौरान इजराइल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमास के संवेदनशील ठिकानों की पहचान इस दौरान की जा सकती है, जबकि हमास गोदामों में रखे हथियारों को भी क्या इस दौरान बांटने की कोशिश करेगा। देखिए, इजराइल जो सबसे पहले काम करेगा कि वो ड्रोन से, ड्रोन मतलब ओवरफ्लाइंग ड्रोन नहीं, जो हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं उनसे
इन पर नजर रखेगा कि ये कैसे अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इजराइल ये पूरी तरह से करेगा जिस तरह की संभावना बनी हुई है। फिर वो देखेगा कि जो नॉर्दर्न गजा से जो मूवमेंट हुआ था उसमें वो हमास के वॉलंटियर्स कहाँ गए हैं, उसके फाइटर्स कहाँ गए हैं, उनका सेफ हाउस जो है वो कहाँ था, क्योंकि अब तक कम्युनिकेशंस लाइन सारी बंद थी, पता भी नहीं चल रहा था कौन कहाँ है, कितने हॉस्टेजेस बचते हैं। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी इसी में कि वो जो उनकी सेफ कीपिंग थी हॉस्टेजेस की वो कैसी है और किस स्थिति में वो लोग हैं, वो जानना जरूर चाहेगा इजराइल। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस हालात को देखते हुए ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर इस वक्त ग्राउंड रियलिटी युद्ध विराम को लेकर है क्या। अब एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से, मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी विपिन भी जल्द हमें ज्वाइन करे, क्योंकि हमास के नेता हानिया का फिलहाल एक बयान आया है और सीजफायर हमास की राजनीतिक जीत, ये बात कही जा रही है। 49 दिन के युद्ध के बाद भी इजराइल फेल, हानिया की तरफ से यह बयान, और इजराइल को अब तक गाजा में सफलता नहीं मिली है। हालांकि दावे इसको लेकर बहुत किए गए हैं, लेकिन ये बयान अब सामने आया है जहां 49 दिन के युद्ध के बाद भी आईडीएफ को फेल बताया गया। सीजफायर से ठीक पहले इजराइल ने गाजा में किस तरह हमास को नुकसान पहुंचाया, इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है, क्योंकि सीजफायर से ठीक पहले हमास के शीर्ष कमांडर उमर अबू जल्लाह को मारा गया है। अल-शिफा हॉस्पिटल में ऑपरेशंस तेज कर दिए गए, जगह जगह सुरंगों को भी नष्ट करने के दावे किए गए, और आईडीएफ ने यह भी साफ किया कि सीजफायर में भी अल-शिफा हॉस्पिटल को वो नहीं छोड़ेंगे। सीजफायर के दौरान यूएवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है। तेल अवीव से मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, एक क्विक अपडेट युद्ध विराम को देखते हुए क्या बड़ी खबरें? देखिए, सीज फायर लागू हो चुका है, सुबह 7 बजे का वक्त था। हालांकि उसके वायलेशन का मामला सामने आया है, लेकिन ये जरूर है कि अब सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें इजरायली समय के मुताबिक 4 बजे और भारतीय समय के मुताबिक 7:30 बजे पर आकर टिक गई हैं, जब बंधकों की रिहाई का पहला खेप फिलिस्तीन से इजराइल में दाखिल होगा। बंधकों को कहां रखा गया है, कैसे रखा गया था, क्या सलूक किया गया, और तो और जब वो आ रहे हैं तो किस रास्ते से उन्हें सौंपा जाएगा, इन सभी की लाइव कवरेज होगी। और इसके लिए बाकायदा इजराइल के तेल अवीव शहर में एक मीडिया सेंटर बनाया गया है, और वहां पर वो सारे इंतजाम किए गए हैं जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दिखाया जाएगा कि कैसे वो हैंडओवर करते हैं और उनके कैदियों को हम हैंडओवर कैसे करते हैं। उसके बाद उन्हें लाया जाएगा, अस्पताल में चेकअप करवाया जाएगा, उनके परिवारों से मिलाया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब इजराइल जंग पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। लेटेस्ट न्यूज इस वक्त की, भारत पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा है, निर्दोष लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, ये राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। फिलिस्तीन में भारत सरकार ने मदद भेजी है, युद्ध को सही नहीं ठहरा सकते हैं, राजनाथ सिंह की तरफ से ये बड़ी बात युद्ध के हालात के बीच में कही गई है। और उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। सर, एक आखिरी प्रश्न है, आप रक्षा मंत्री हैं, चूंकि आपको एवरीडे रोज रोज इसको देखना होता है। इजराइल हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, जो जिससे हम रक्षा सौदा करते हैं। रसिया हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, जिससे हम रक्षा सौदा करते हैं। आज की स्थिति में दोनों युद्ध में हैं, तो भारत के रक्षा मसलों पर किस तरह का इसका प्रभाव है, इसको लेके कोई चिंतित हैं आप? देखिए, ऐसा है कि युद्ध किसी भी सूरत में इससे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। युद्ध न हो, इससे बेहतर स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक इजराइल का प्रश्न है, इजराइल यानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, तो वहाँ पर भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन इस बात की भी सावधानी बरती जानी चाहिए कि वहाँ पर निर्दोष लोगों की जानें किसी भी सूरत में न जाएं। और आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन में जो कुछ लोगों की जानें गई हैं, तो हमारी सरकार ने जो कुछ भी मदद दी जा सकती है वो मदद दी है। हमास जो है, हमास वो वहाँ जिस तरह से काम कर रहा है, पाकिस्तान में एलईटी जो है वो भी लगभग सेम पैटर्न पे काम करता रहा है सालों से। जब से वहाँ युद्ध की स्थिति ज़्यादा बढ़ी है, तब से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश भी इंडिया में ज़्यादा हुई है। आप दोनों में लिंक देख रहे हैं? देखिए, हमास और एलईटी इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया है, तब से आतंकवाद का सिलसिला लगातार कुछ चल ही रहा है। कभी अधिक होता है, कभी कम होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, विश्व समुदाय को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।
अब 7 अक्टूबर के हमले पर बड़ी खबर, जहां खुफिया ऑफिसर्स को हमले की जानकारी थी और हमलों की जानकारी नजरअंदाज की गई है। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है और ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद सवाल ये कि आखिर क्यों हमलों की जानकारी ऊपर तक नहीं पहुंचाई गई, आखिर क्यों समय रहते एक्शन नहीं लिया गया। इस पर सुधाकर सर मैं आपका जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग की जानकारी पहले से थी, इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से लगातार ये भी स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं और ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम लोग की जानकारी पहले से थी और आईडीएफ के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के पास ये जानकारी थी। खुफिया रिपोर्ट को भी नजरअंदाज किया गया, सीमा पर हमास की एक्टिविटी भी देखी गई थी, बावजूद इसके सुधाकर सर ये इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की गई वक्त रहते। ये सवाल तो पहले दिन से उठाए जा रहे हैं सर। फिर भी बहुत अच्छा सवाल आप उठा रहे हैं। देखिए, इजराइल पिछले 4 साल क्यों 2 साल के अंदर बहुत सारे जो लीडरशिप चेंज हुए हैं और इजराइल एज ए नेशन स्टेट इनका नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था काफी सालों तक, लेकिन पिछले 2-2.5 या आप मान के चलिए ज्यादा 4 साल के अंदर जो नेशनल फोकस है ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ वो शिफ्ट हो गया है। तो इसमें जो लापरवाही है ना केवल सिविल सिटीजनरी के बीच में या समाज के बीच में फैला हुआ है, बल्कि डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ के अंदर भी काफी लैकडेजिकल या कैजुअल एटीट्यूड आया है, जिसके वजह से मेरे को समझना है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये कहीं ना कहीं दखलअंदाज किए हैं, नजरअंदाज किए हैं और एक दूसरा जो चेन ऑफ हायरार्की है ये रिपोर्टेज ठीक तरह नहीं दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ये सोचा है जुडिशियल प्रॉब्लम आज के दिन में इजराइल में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चैलेंज है। तो इसीलिए पूरा नेशनल फोकस जुडिशरी की तरफ चला गया है, ना कि नेशनल सिक्योरिटी की तरफ। जब ऊंचे लेवल से नीचे लेवल तक इस तरफ शिफ्ट इन फोकस होता है तो पक्का ये फौज के ऊपर असर पड़ने का अंदाज रहता है और होने का संभावना रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन सीज फायर के दौरान जिस तरीके से हलचल लेबनान पर बढ़ती जा रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करूंगी, क्योंकि गाजा जंग के बीच ईरान की ये बहुत बड़ी चाल है, जहां लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास के साथ बैठक हुई है और ईरानी विदेश मंत्री की लेबनान में सीक्रेट मीटिंग की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें नसरल्लाह और हानिया के साथ ही मुलाकात, गाजा जंग पर नए सिरे से रणनीति बनाने पर चर्चा की जा रही है। अब इस बैठक को देखते हुए क्या बड़ी खबरें हैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि गाजा जंग के बीच ईरान और लेबनान की इस रणनीति को देखते हुए ये खबर बड़ी है। विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान बैरूत दौरे पर भी पहुंचे हैं, नसरल्लाह और हानिया के साथ सीक्रेट मीटिंग की तस्वीर भी आपको दिखाई और इस मीटिंग के तहत दावे तो ये किए गए कि गाजा में मानवीय मदद पर चर्चा की गई है। अमिताभ सर, इस पर सवाल भी है कि क्या गाजा में हमास की मदद करने की यहां पर रणनीति बनी है? क्या हिजबुल्लाह को हमले तेज करने को भी कहा गया? क्या जंग के लिए ईरान ने हथियार भेजने का भी वादा किया है? और क्या जंग को बड़े स्तर पर ले जाने पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हुई है? इस पर मैं आपसे जरूर सवाल करूंगी, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि बैरूत से ईरान के विदेश मंत्री की धमकी को लेकर भी एक बड़ी खबर मिली है। जंग को महायुद्ध में बदलने की यह चेतावनी, गाजा युद्ध को मिडिल ईस्ट में फैलाने की यह धमकी, हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट के हालात बदल जाएंगे। अब उनकी तरफ से ये बड़ी बातें क्या कही गई है और मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए क्यों यहां पर महायुद्ध की कही जा रही है बात? ईरान की इस धमकी के मायने जरा समझ लीजिए। अमेरिका इजराइल के खिलाफ क्या यह बड़ी साजिश है? क्या हमास और हिजबुल्लाह और हुथी को यह भड़काने की कोशिश है? क्या गाजा जंग के बहाने मुस्लिम देशों को उकसाया जा रहा है? क्या जंग को विश्व युद्ध की तरफ ले जाने की यह कोशिश है? कुछ जरूरी बातें भी, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री के बैरूत में जाने से भी दुनिया हैरान नजर आई। हालांकि हमास, हुती और हिजबुल्लाह को हथियार देने का दावा भी किया गया और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी ईरान नहीं चाहता। एक क्विक रिएक्शन अमिताभ सर मैं इस पर आपसे चाहूंगी। देखिए, इस वॉर को 6 सप्ताह हो गए, हमने देखा है कि हिजबुल्लाह, ईरान, हमास, हुती ने क्या किया है। कोई भी एक्टिवली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है बिल्कुल। और वो हमास को सपोर्ट करना तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी तरह से जो गाजा पट्टी के ऊपर कंट्रोल है वो इजराइल है और अमेरिका का है, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो थल से हो, चाहे वो वायु से हो। तो आप किसी भी तरह से उनको इंटरवीन किसी दौर पे नहीं कर सकते, चाहे वो मानवीय हो या सैन्य हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रही बात जो वॉर के एस्केलेट करने की, उसकी भी चांसेस धीरे धीरे कम होती जा रही हैं कि जिस तरह से कतर का इंटरवेंशन हो रहा है, जिस तरह से इस्लामिक स्टेट्स कतर का इंटरवेंशन तो हो रहा है, उसी के तहत माना जा रहा है कि आज युद्ध विराम को लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ईरान किस तरीके से आगे रणनीति बना रहा है इस पर अमेरिका की भी नजर है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।